माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर और माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। यानी कि मैंने आपको गॉस का नियम ऑलरेडी पढ़ा दिया है, गॉसेस थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। देखो स्टूडेंट, गॉस का नियम और उसका अनुप्रयोग जो है डायरेक्टली 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, यानी कि 5 नंबर का ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपका 5 नंबर कंप्लीट करा दिया जाए। तो भैया ले लो कॉपी और पेन, किस बात की है देरी, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो है वो ये वाला डेरिवेशन है। देखो यहां पे ध्यान से समझो, ये वाला आपका गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। लेकिन इस डेरिवेशन को समझने से पहले आपको 2 टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। ये डेरिवेशन अभी मैं करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, लेकिन इसके लिए 2 टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है आवेश का रेखीय घनत्व और एक है आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना, उसका यूज आपको इसके अनुप्रयोग में करना होगा। तो चलिए इसको जान लेते हैं। छोटे से टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, इसको समझ लो। देखो, यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। मतलब अगर किसी एक रेखा में आवेश आपके उपस्थित होंगे तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही हम आवेश का रेखीय घनत्व बोलेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लो, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं मेरे भाई, जैसे एक चालक तार ले लेते हैं, मान लो ये है आपका, ठीक है, ये एक चालक तार है, इसको आवेशित कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। देखो, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। जैसे मान लो इसमें ये सब आवेश उपस्थित हैं। कहां उपस्थित हैं? ये इस चालक की प्रति एकांक लंबाई पर। मान लो इसकी जो लंबाई है वो L है, ठीक है, और जो यहां पे आवेश है वो Q है। तो क्या कहा गया, यदि कोई आवेश Q, मान लो ये जो आवेश है Q है, लंबाई L, देखो लंबाई L, लंबाई का एक चालक है, उस पर जो आवेश Q है वो एक समान रूप से वितरित है। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही हम आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। यानी कि इस पूरे लंबाई पर जितने आवेश उपस्थित हैं उसी को ही हम आवेश का रेखीय घनत्व बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, इतना समझ में आया। अब इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? अरे भैया सिंपल सा तो है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, रेखीय घनत्व। पहले लिखिए, रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू होगा आपका, देखो जो आवेश आपके उपस्थित है यहां पे Q अपान जो इसकी लंबाई है L, तो लैम्डा इक्वल टू Q अपान L हम लिख देंगे। यही फॉर्मूला हो जाएगा आवेश के रेखीय घनत्व का। भैया यही फॉर्मूला है रेखीय घनत्व का, या आप यहां पर Q इक्वल टू लैम्डा L भी लिख सकते हैं। सिंपल सा है, कुछ है, कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। तो रेखीय घनत्व तो समझ में आ गया, मतलब एक प्रति एकांक लंबाई, एक समान प्रति एकांक लंबाई पर, एक प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित है ना, उसी को ही हम आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। अब दूसरा चीज, एक और टॉपिक आता है, मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताऊंगा। ये है भैया आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व। अब भैया वहां पे आवेश का रेखीय घनत्व था, ठीक है, तो एक रेखा में आवेश उपस्थित थे, यहां पे आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो एक पार्टिकुलर पृष्ठ पर आवेश उपस्थित होंगे। तो आप इसी डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे आप लोग लिखेंगे, ध्यान से समझो। यदि कोई आवेश Q प्रति एकांक क्षेत्रफल A की किसी A पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उस क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही हम आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। मतलब यहां पे एक पृष्ठ पर आपके आवेश उपस्थित होंगे। जैसे देख लो, हम एक पृष्ठ मान लेते हैं यहां पे, जैसे ये एक
पृष्ठ है। देखो कितना खूबसूरत मैंने पृष्ठ बनाया है। अब इस पृष्ठ पर जितने भी आवेश हैं, देखो इस पृष्ठ पर जितने भी आवेश होंगे इसी को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। भैया वहां पे रेखीय घनत्व था तो एक रेखा में आवेश उपस्थित थे, यहाँ पे पृष्ठ घनत्व है भैया, तो ये इसका एरिया मान लीजिए A है, ठीक है, आवेश Q है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होगा। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश जो होते हैं उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व हम बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू, देखो पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q अपान A, Q अपान A, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई। कुछ है, बिल्कुल हलवा है, उठाकर खा लो काम खत्म, यही होगा फॉर्मूला। तो समझ में आ गया पृष्ठ घनत्व और रेखीय घनत्व क्या होता है। मतलब रेखीय घनत्व में आपका जो आवेश होगा वो लंबाई में, मतलब इसके प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित होगा रेखा में, ठीक है, तो ये रेखीय घनत्व होगा लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में वहां पर उपस्थित था, यहां पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित होगा, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। हो गया, सिंपल सा था। तो हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिया, अब हम जानेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को। चलिए डेरिवेशन को समझते हैं भैया, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो डेरिवेशन है इसको समझो, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। भैया देखो ध्यान से समझो, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अनंत लंबाई का आपको एक समान आवेशित सीधा तार लेना है और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। बहुत सिंपल सा है, इसको हम समझेंगे। तो भैया आपने इस टॉपिक का नाम जैसे ही पढ़ा, जैसे ही डेरिवेशन का नाम पढ़ा, आपके दिमाग में एक चीज तो आया होगा कि आपको अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए, क्योंकि डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो फिगर होता है। अगर फिगर आप बना लिए भैया तो डेरिवेशन आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का सीधा तार लेते हैं, ये देखो हम पूरे इसमें फिगर बनाएंगे, ठीक है, और बाकी को हम दूसरे पेज में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये अनंत लंबाई का एक समान सीधा तार है। भैया सीधा मैंने बनाने का प्रयास किया है, बाकी आप लोग देखिए। लेकिन अभी ये आवेशित कहां है, अभी तो हमने तार लिया है भैया, इसको अब हम आवेशित कर देते हैं। तो देखो इसमें आवेश उपस्थित है, ये देखो हमने एक आवेशित सीधा तार ले लिया, बिल्कुल। अभी जो आपके टॉपिक का नाम है वही मैंने किया, हमने अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार ले लिया। अब इसके निकट आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लो इस तार से r मीटर की दूरी पर, देखो r मीटर की दूरी पर यहां पे मान लीजिए, ठीक है, यहां पर एक बिंदु स्थित है, ठीक है, एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु P, ठीक है, बिंदु P स्थित है, ठीक है, समझ में आया। इसके बीच की जो दूरी होगी वो r मीटर होगी, तो यहां पे हम लिख देंगे r, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, इतना समझ लो। अब देखो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। देखो अब आपको यहां पे, क्योंकि आप वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो यहां पे एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर लेनी है। देखो कुछ ऐसे बना देंगे हम लोग, ठीक है, कुछ ऐसे बना देंगे, ठीक है। यहां पे एक गॉसियन बेलन की हम परिकल्पना कर रहे हैं, देखो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये गॉसियन बेलन की हम परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है, यहां से। तो एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर लेते हैं, देखो यहां पे भी ऐसे बेलन की तरह बना देंगे, ठीक है। ये एक गॉसियन बेलन की हमने परिकल्पना कर ली है। मान लीजिए इस बेलन की जो लंबाई है वो L है, देखो ये लंबाई जो इसकी ले लेते हैं वो मान लेते हैं L है, ठीक है, लंबाई L है। मतलब हमने क्या किया, हमने एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार लिया, उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इस P को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। ये क्या भाई, चलो इस P को हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे, देखो यहां से इरेजर लेंगे, हाँ ये कुछ ऐसे इरेज कर देंगे, ठीक है,
ताकि ज्यादा ना इरेज हो। ठीक है, इसको मिला देंगे ऐसे, थोड़ा इरेज हो गया है। देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं इस पूरे पृष्ठ का। देखो ये आपका एक गॉसियन पृष्ठ है जो मैंने बेलन की परिकल्पना की है। एक छोटा सा अवयव इस पृष्ठ का ले लीजिए, जैसा हमने गॉस के प्रमेय में लिया था। तो देखिए इसका एक छोटा सा अवयव जो हम लेंगे वो यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए ले लेते हैं। ये इसका एक छोटा सा अवयव हो गया। ठीक है, एक छोटा सा ये अवयव हो गया। अब देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो चीजों को, जितनी बारीकी से समझोगे उतना आप ही के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक काम करो, इस अवयव को नाम दे दो। जैसे मान लीजिए ये डीए है आपका, क्योंकि भैया ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा, यहां पे जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा वो डीए मान लेंगे हम लोग, डीए। ठीक है, तो इसके कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो उत्पन्न होगी ई वेक्टर। उत्पन्न होगी कि नहीं उत्पन्न होगी, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हो जाएगा डीए वेक्टर। क्या, डीए वेक्टर हो जाएगा। और दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो फाइनली ये पूरा फिगर हमारा प्रिपेयर है। अब फिगर को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, फिर हम डेरिवेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो क्या था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी थी। तो हमने एक अनंत लंबाई का सीधा तार ले लिया जो कि आवेशित कर दिया। देखो आवेश इसमें उपस्थित है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P हमने ले लिया। देखो यहां पे मैंने P लिखा था, तो यहां पे हम लोग P लिख देंगे। बिंदु P ले लिया, ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर हमने क्या किया, एक गॉसियन बेलन की मैंने परिकल्पना कर दी जिसकी लंबाई L है। ठीक है, मान लो इसकी लंबाई L है। अब क्या हुआ, मैंने इसका एक छोटा सा अवयव ले लिया dA। अब यहां पे जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी चालक तार के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वेक्टर होगी, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया भैया कि ई वेक्टर और डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस जो गॉस के प्रमेय में हमने किया था। सबसे पहले इस अल्पांश अवयव यानी कि इस क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, तो ये देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्पांश अवयव यानी कि क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे और लिखेंगे, यहां पे ध्यान से समझो, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे मेरे भाई डी फाई ई से। डी फाई ई हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया हम छोटे से अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। इस क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो डी फाई ई लिखेंगे। बाकी फार्मूला तो आपको पता ही है, मैंने बताया था, इसका फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर है, तो ये ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई डी फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा। इतना हो गया। अब मैंने आपको बताया चूंकि भैया यहां पे जो थीटा की वैल्यू रखेंगे, चूंकि थीटा इक्वल टू रखेंगे हम 0 डिग्री। कितना रखेंगे, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब हम रखेंगे, क्यों 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि यहां पे आप खुद ही देख लो, ये देखो यहां पे जो आपका ई वेक्टर और डीए वेक्टर, इसके बीच जो एंगल है ना वो 0 डिग्री है भैया। तो यहां पे हम 0 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा डी फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ई डी ए और cos 0 की वैल्यू होती है, देखो cos 0 डिग्री कर देंगे यहां पे,
cos 0 डिग्री हमने कर दिया। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली जो हमारा विद्युत फ्लक्स आएगा डी फाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए, ये इतना आ जाएगा क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 से हमें मतलब नहीं है। तो ये आ गया हमारे क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे बेलन के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, यानी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इस अल्पांश अवयव के लिए हमने निकाल लिया, पूरे पृष्ठ के से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो जब उसको निकालेंगे भैया तो हम समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, हमारा इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो भैया दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा इधर जब इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा डी फाई ई, इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ई डी इतना हो गया भैया। डी फाई ई का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा फाइनली ये फाई ई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई तो बाहर निकल जाएगा, ई इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, अब देखिए डीए की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे लिख दो, नीचे मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। चूंकि परंतु इंटीग्रेशन डी ए की जो वैल्यू होगी, डी ए की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी 2 पाई आर एल के, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है। देखो जब हम इस डीए का, देखो ध्यान से, इस डीए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो भैया एक बेलन हमने माना है, तो बेलन के क्षेत्रफल के वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे, देखो ध्यान से, ये 2 पाई आर एल हमने लिख दिया। क्यों लिखा है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि बेलन 2 पाई आर एल क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू, देखो इंटीग्रेशन डीए के जगह पर 2 पाई आर एल कर देंगे, तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ये इतना हो गया मेरे भाई, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डीए के जगह पर हमने 2 पाई आर एल कर दिया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। देखो भैया डेरिवेशन है तो थोड़ा लेंथी रहेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम गॉस के प्रमेय से हमको पता है, यहां पे लिख दो परंतु गॉस के प्रमेय से, परंतु गॉस के प्रमेय से हमको पता है मेरे भाई कि फाई इक्वल टू जो होता है, फाई इक्वल टू जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब भैया अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लो थोड़ा सा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, देखो भैया ये लेफ्ट बराबर है तो राइट को भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब क्या करेंगे भैया, E को हम उधर ही रहने देंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमें निकालनी है।
तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रहने देंगे इनटू, देखो ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में होगा, 1 अपान 2 पाई आर एल हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब भैया हमें पता है Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो यहां पे आपके जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी लंबाई एल है, ठीक है। तो यहां पे रेखीय आवेश घनत्व वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो चूंकि, यहीं पे मैं समझा देता हूं, चूंकि आपका लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान एल, Q अपान एल, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भैया देख लो, ये फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है, ये देखो लैम्डा इक्वल टू Q अपान एल, तो Q इक्वल टू लैम्डा एल, तो यहां पे हम Q के जगह पर रख देंगे लैम्डा एल। आप ऐसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि Q इक्वल टू लैम्डा एल, Q इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप लोग। ये देखो अब Q के जगह पर हम लैम्डा एल कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहां पे आप लोग ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, देखो यहां पे Q के जगह पर लैम्डा एल कर देना है। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा E इक्वल टू, ध्यान से समझना, अभी मैं लास्ट में रिवाइज भी करूंगा। Q के जगह पर लैम्डा एल कर देंगे अपान एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपान 2 पाई आर एल हो जाएगा। यल से यल कैंसिल हो गया, बचा क्या भैया, देखो ध्यान से समझ लो, यल से यल कैंसिल हुआ तो हमारा बचा E इक्वल टू, देखो मैंने यहीं पे 2 पाई आर एल यही वाला लिखा है, ठीक है। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं, देखो ध्यान से समझो, इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपान 2 पाई आर, ये हो गया। अब एक काम करो, लैम्डा को इधर ले जाओ, 1 को इधर लेकर चले जाओ, थोड़ा हम 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिखना चाहते हैं, तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये हमारा 1 इधर आएगा तो 1 अपान ये 2 पाई हम ले लेते हैं, 2 पाई ले लेंगे और एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इनटू लैम्डा इधर चला गया, आर इसके नीचे कर देंगे। मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं, यही आपका डेरिवेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलाम आप लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी आपका फॉर्मूला सही है, लेकिन थोड़ा इसको अगर हम और इंप्रूव कर देंगे, देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये भी आप लिख सकते हैं, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या देखो इसको ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर 2 से गुणा करोगे तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, नीचे 2 से गुणा करोगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 अपान ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये ऊपर 2 से गुणा होगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा अपान आर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये फार्मूला आपका ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल लगाना होगा ना तो ये फार्मूला थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होगी, ठीक है। तो यही फार्मूला आपका हो जाएगा भैया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। गर्मी है भाई, मेहनत जैसा हम कर रहे हैं, अगर ऐसा मेहनत आप भी कर लेना, टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यही फॉर्मूला होगा। यहां पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व और आर है भैया चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। हम आज पढ़ रहे हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो हमने आवेश का रेखीय घनत्व बताया भैया कि किसी एक समान चालक रेखीय चालक में जितने भी आवेश होंगे उसकी प्रति एकांक लंबाई पर उसी को आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे, लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, ठीक है। पृष्ठ घनत्व मतलब किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होगा। फिर हमने डेरिवेशन कराया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हमने एक अनंत लंबाई का सीधा तार ले लिया जो कि आवेशित है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर दी, गॉसियन बेलन की, जिसकी लंबाई L है। इस चालक तार के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, मैंने एक छोटा सा बेलन का एक छोटा सा अवयव ले लिया dA। इस चालक तार के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E वेक्टर और इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, तो d फाई इक्वल टू
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है तो थीटा की जगह पर 0 कर दिया, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए आ गया। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर आप निकालते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, समाकलन। तो हमने इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, तो फाई ई डी फाई ई का इंटीग्रेशन करोगे फाई ई बचेगा इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। अब इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू होगी 2 पाई आर एल, क्योंकि भैया ये जो है बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल कर दिया। अब गॉस का थ्योरम हमें पता ही है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस समीकरण 1 समीकरण 2 को हमने कंपेयर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हमने कर दिया। तो ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान 2 पाई आर एल। चूंकि Q इक्वल टू लैम्डा एल होता है तो Q की जगह पर हमने लैम्डा एल कर दिया, एल से एल कैंसिल, तो हमारा आया E इक्वल टू लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान 2 पाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा आर न्यूटन प्रति कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दो तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर न्यूटन प्रति कूलम। बस हो गया, यही आपका डेरिवेशन हो जाएगा। आगे बढ़े भैया, अरे आगे क्या बढ़ना, आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। क्लास बहुत स्पेशल था, अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि ऐसे डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया भैया लाइक ठोको, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।